अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार शराजी और आप देख रहे हैं लाइव विद आदिल शाहज़ेब। अमूमन ये प्रोग्राम आदिल के कंडक्ट करते हैं, लेकिन आज कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर इस प्रोग्राम की मेज़बानी मुझे करनी पड़ रही है। नाज़रीन, आज हम जिक्र करेंगे इमरान ख़ान साहब के एक और बयान का जो शदीद तनकीद की ज़द में है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने फैसलाबाद में जलसे आम से ख़िताब करते हुए अगरचे अपने सियासी मुखालफिन को हद पे तनकीद बनाया, लेकिन साथ उन्होंने आर्मी चीफ़ के किरदार के हवाले से भी सवाल उठाए हैं, जिसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द अमल आया मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से। और आज ISPR के बयान में ये कहा गया है कि पाक फ़ौज हर रोज़ मुल्क व कौम की सलामती और हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही है, और ऐसे वक्त में मुसल्लह अफ़वाज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। बयान में ये भी कहा गया है कि पाक फ़ौज की अहलियत और हुब्बुल वतनी इनकी दहाइयों पर मुहित बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात की आया हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि ऐसे मौके पर मुसल्लह अफ़वाज को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश या आर्मी चीफ़ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना ना तो मुल्क के मफाद में है और ना ही मुसल्लह अफ़वाज के मफाद में है। साथ में वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसके ऊपर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और उनका कहना यह था कि इमरान नियाज़ी मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब का ये कहना था कि एक शख्स की हवस की खातिर वो अपने इदारों और जर्नैलों को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान एक अनगाइडेड मिज़ाइल हैं और आला अफसरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाकर वो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी इसके ऊपर अपना शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान ने मुल्क पर एक जंग मुसल्लत कर दी है और इससे पहले उन्होंने मुल्क की इस्तेकाम, उसके बाद मईशत, सोसाइटी और बाद में मीडिया से होते हुए मुसल्लह अफ़वाज पे हमले कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा ने फरमाया है, उनका कहना यह था कि जो कुछ कहा इमरान ख़ान साहब ने उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन एक और इत्तेहादी MQM पाकिस्तान, उनके कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि अब ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इमरान ख़ान से जवाब तलबी की जाए। साथ में आज एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था, जिसमें इमरान ख़ान साहब की बराह रास्त जो तकरीर हैं उनकी नशर करने के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी खान साहब ही की। उसके ऊपर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि आप पब्लिक में जो कह रहे हैं ये क्या दुरुस्त बात है? कोई कह सकता है कि इस मुल्क का आर्मी चीफ मुहब्ब वतन है या नहीं? जिस तरह आप बयानात दे रहे हैं, उन्होंने कहा है आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पब्लिक में जो बयान दिया है वो आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में आता है और जो बयानात आपने दिए हैं इसके कुछ नतायज होंगे और आप अदालतों से रिलीफ की तवक्को हरगिज़ ना रखें। नाज़रीन, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? ख़ान साहब इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं कि जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक बड़ी अजीब पैदा होती है। आज हमारे साथ एक पैनल है जिनका हम डिस्कस डिबेट करेंगे। निहाल हाशमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और उनके साथ मेरे साथ हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। पहले चीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, क्या कहेंगे? ख़ान साहब बार बार कभी जुडिशरी और कभी अदलिया अदलिया और कभी फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जिससे बुनियादी तौर पर तासुर ये मिल रहा है कि शायद वो इदारों को एक तो सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं और दूसरा उनके किरदार को एक मशकूक बना रहे हैं। सर, क्या ज़रूरत पेश आ रही, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, खान साहब ने दो बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा है कि तकर्री मेरिट पे होनी चाहिए, और दूसरा ये कि अगर ऊपर बैठे हुए लोग कंप्रोमाइज्ड हों, करप्ट हों, उन्होंने दौलत बचाई हुई हो, तो वहाँ वो किसी को आप कह लें कि फेवर करें या किसी को ओब्लाइज करें, तो उसमें इश्यूज़ आते हैं कि बाद में एक डाउट रहता है, हो सकता है कि जी ये कहीं रेसिप्रोकेट ना हो। ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है कि मुशर्रफ ने जब NRO सदर बनने के लिए NRO दिया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, दोनों को। और दूसरी बात ये कि मेरिट पे तकरीर, मैं समझता हूँ कि इतना सेंसिटिव पॉइंट होना नहीं चाहिए था जितना नज़र आ रहा है। चाय की प्याली में तूफ़ान लाने की कोशिश की जा रही है, ज़ुबानबंदी की कोशिश, आवाम से दूर रखने की कोशिश, इससे बढ़ के कम से कम एक से
ज़्यादा बार मरीम नवाज़ कह चुकी हैं, और बाकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक ओवर सेंसिटिविटी कह लें, एक बहाना कह लें, चाय की प्याली में तूफ़ान कह लें, प्रोवोक करना कह लें। और दूसरी बात इसमें मैं ज़रूर करूँगा, देखें ये जो अदारे बार बार एक बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं जी हमें ना आप कह लें कि सियासत में ना लाएं, सियासत में ना लाएं। भाई सियासत तो जिस तरह आप कह लें कि रजीम चेंज हुआ सारों को पता है, किसको नहीं पता। मतलब मैं समझता हूँ कि ना कोई इतना स्मार्ट है ना कोई इतना बेवकूफ़ है। इस मुल्क में मेरी और आपकी और निहाल हाशमी की अकल या किसी और की अकल मिलती जुलती अकल है। हम में से कोई इतना ज़्यादा ज़हीन नहीं है कि दूसरे को तो इदारों को क्या किरदार है? आप तो खुद खान साहब फरमा रहे हैं कि वो बैरूनी साजिश थी, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। सर वो तो कह चुके हैं कि उनको तो अमेरिका ने हटाया है। नहीं, हम दो नाम लेते हैं, हमेशा लेते हैं, ले रहे हैं डेफिनेटली, इसमें सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, छोड़े इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि देखें ये जो आप कह लें कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की यू कैन से कि सपोर्ट और जिस तरह की पनिशमेंट, हमें पनिश किया जा रहा है और कुछ लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। इस मुल्क के बदतरीन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। सिंध डूब गया और सिंध को डुबोने वालों की तारीफ होती है, सिंध के डुबोने वालों के लिए फैसिलिटेशन होती है, सहूलतकारी होती है। और इस मुल्क की ईमानदार क़ियादत को आप कह लें कि एक मैंडेट की रेस से बाहर करने की कोशिश हो रही है। अब इस बात पे 22 करोड़ 75 लाख लोग बेवकूफ़ बन जाए, बोले ना, समझ ना आए, आंखें बंद हो जाएं, कान बंद हो जाए, दिमाग काम करना छोड़ दे, यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा हम अपनी टॉलरेंस को बढ़ाएं और थोड़ा सा हम मेरिट की तरफ आएँ। इस मुल्क के लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार अपनी आर्मी से किया है। इस मुल्क लोगों ने 75 साल सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा गैर मुतनाज़ अपनी आर्मी को किया है, रखा है। लिहाजा इस वक्त 75 करोड़ लोगों में से जो उनकी इज्तिमाई दानिश है, उस इज्तिमाई दानिश को सामने आने दें। ये मुल्क ना किसी के बाप ने फतह किया, ना किसी के बाप ने खरीदा। ये इसका फैसला वोट से हुआ था, आइंदा भी वोट से होने दें। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें और इस मुल्क में आइन और कानून को चलने दें। और इस मुल्क में जो आता है वो इज्तिमाई दानिश को माने। जो बंदा बैड परफॉर्म करेगा चला जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा रहेगा। इस मुल्क से भुट्टो को निकाला गया, क्या फायदा हुआ? उसको कोई फायदा नहीं हुआ। बेनजीर आ गई, बेनजीर साहब को निकाला गया तो बाद में जो कुछ आया, जो कुछ वो मुल्क, ये पूरा मुल्क भुगत रहा है। फिर नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया, फायदा क्या हुआ? लेकिन जब नवाज शरीफ की करप्शन सामने आई, वो निकल गया। जो इस मुल्क में अवाम के साथ बुरा करेगा खुद निकलेगा, ये प्रोसेस है। बार बार आप निकालें, सुबह दोपहर शाम आपकी राय बदल जाए, सुबह दोपहर शाम आपका मूड बदल जाए, सुबह दोपहर शाम आपकी पार्टी बदल जाए, ठीक है, आप यू टर्न ले लें, तो भाई अवाम तो इसके पाबंद नहीं है। सही, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज आप भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकाला गया। निहाल हाशमी साहब कम अज़ कम इस नुक्ते से इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो आप नैरेटिव लेके चले गए थे कि उनको भी किसी और तरीके से निकाला गया। चीमा साहब इस बात की तायद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि बुनियादी तौर पर इस सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं किसी को फेवर किया जा रहा है, किसी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? जो तासुर दे रहे हैं चीमा साहब, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? बयानात जो है उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ, मगर बास चीज़ें ऐसी हैं। अभी चीमा साहब ने एक उसमें कहा गया कि नवाज शरीफ को करप्शन में निकाला। नवाज शरीफ को करप्शन में नहीं, नवाज शरीफ को एकामा में निकाला। और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं। इन्होंने वो पैसा नहीं लिया, तो करप्शन का कहीं नहीं। और उसके बाद फिर नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ने और फिर ब्रॉडशीट के मूसे कावी ने, इन दोनों ने आके नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा हमने इल्ज़ाम लगाया था, ये गलत था, एक पैसे का कहीं कोई सबूत नहीं, एक पूटी कौड़ी का। तो करप्शन में नहीं निकले। ये बात इनकी ये ज़रूर है, जिस तरह से निकाला गया। नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, सिर्फ नवाज शरीफ को सज़ा नहीं दी गई, उनकी बेटी को सज़ा दी गई, उनके भाई को सज़ा दी गई, पूरे ख़ानदान को इसमें सज़ा दी गई, पूरी पार्टी को सज़ा दी। आप जस्ट एक नाम बता दें हमारे पार्टी का जो जेल नहीं गया हो, जो 6 महीना साल भर, इवन शहबाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म है वो 22 महीने जेल में रहे। और जिस तरह से साकिब निसार ने कोर्ट में केस को चलाया और जिस तरह से निगरान जज बनाया गया, जिस तरह से JIT बनाई गई, जिस तरह से वो डिक्टेट करवा रहे थे कि जी 24/7 आपको केस चलाना है, ये अपने आप एक तारीख में एक अजीम मैंने पनिशमेंट की मिसाल है कि एक आदमी को निकालने के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगाया गया, CPAC को तबाह कर बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया गया। हम भी कहते हैं ये अमल रुकना चाहिए, मगर इस अमल को रोकने के लिए जो तरीक़ेकार है वो आइन में दिया गया है।
आईनी तरीके से रोका जाए, कोई अपने ऑफिस को मिसयूज ना करे, कोई भी इदारा नहीं करना चाहिए। अब बात हो रही थी खान साहब की, तो खान साहब ने चाय के कप में तूफान नहीं, मुल्क में तूफान पैदा कर दिया। और उन्होंने कभी जुग्राफिया पे बात की, कभी मजहब पे बात की, कभी तारीख पे बात की, कभी पाकिस्तान की आबादी पे बात की, कभी चाइना, जापान और जर्मनी को मिला दिया। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो बात करने से पहले उसको ज़रूर तोड़ लें और उसको देखें कि क्या हो रहा है। इतने डिस्परेट नहीं, उनके खिलाफ कोई नहीं है, उनके खिलाफ अगर कोई है खुद वो हाशमी इमरान साहब खान है। आपको हाशमी साहब आपको लगता नहीं कि जब मियां साहब को भी निकाला गया इक़्तिदार से बकौल आपके, तो उस वक्त वो भी इसी तरह की मोरलेस गुफ्तगू कर तो रहे थे? नहीं, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, जब मेरे ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं था। आप बताएं, मरियम कभी नहीं रही ना वजीर, ना एमएनए, ना सेनेटर, फिर मरियम को नाअहल क्यों किया गया? मरियम को नाअहल किया गया 7 साल के लिए ताकि वो 2 टेन्योर में इलेक्शन ना लड़ सकें। इसी तरह कैप्टन सफदर को नाअहल कर दिया। इसी तरह और भी पार्टी के, मुझे नाअहल किया, तलाल साहब को नाअहल किया, दानियाल साहब को नाअहल किया। तो ये एक पूरा डिजाइन था। जिस तरह की प्रोसिक्यूशन हमारे साथ हुई वो किसी के साथ नहीं हुई है कि पूरे खानदान को जेल में। और देखिए भारी कीमत अदा की मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। उनकी अहलिया का इसी दौरान अल्लाह को प्यारी हो गई, उनकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई, वो उनके जनाजों में आना मुश्किल हो गया। और फिर सबसे बड़ा जुल्म कि इमरान खान बिना सबूत के रोजाना सुबह शाम नवाज शरीफ साहब को चोर डाकू कहते रहे, बुरा भला कहते रहे। तो ये मकाफात अमल है। इमरान खान साहब को चाहिए कि फोकस करें लोगों की इश्यूज पे, फोकस करें पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए, फोकस करें जो लाशें बह गई हैं, जो जानवर बह गए, जो सैलाब में इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया, जो मकान बह गए, जो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है, उस पे फोकस करें। वो कभी अमेरिका पे फोकस कर देता कि उसने निकाला, अगर अमेरिका ने निकाला तो 35 गाड़ी उसके एम्बेसडर्स की, क्यों आप वहां पे आज अपने एक पीआर कंपनी को रख रहे हैं कि जनाब हमारी आप पीआर बेहतर करें? तो बात यह है कि किसी एक नुक्ते पे खान साहब नहीं टिक रहे। और सबसे बढ़ के उन्होंने जो इदारों के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से तकरीर की कि 3 टुकड़े हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आर्मी में डिवीजन हो जाएगी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर जो है वो गैर महफूज रहेगा। तो ये सारी चीजें देखिए ना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर से तो कोई लेना देना नहीं सियासत का, पाकिस्तान के जुग्राफियाई हुदूद से तो कोई लेना देना नहीं। आप अपने ओपोनेंट के बताएं, आप अपने काम बताएं कि आपने 75 साल में सबसे ज्यादा लोन लिया, आपने वो पैसे कहाँ लगाए? आप ये बताएं कि आपने तालीम में कितना खर्च किया, अस्पतालों में कितना खर्च किया। छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद यही नुकात चीमा साहब कहेंगे कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उस हवाले से सियासी जलसों में गुफ्तगू क्यों नहीं होती। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। चीमा साहब, इनफैक्ट श्री मजारी साहब तो ISPR की स्टेटमेंट को बड़ा गैर ज़रूरी करार दे रही हैं, और फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि शायद खान साहब का जो इशारा था वो मुसल्लह अफवाज की क़यादत की जनाब नहीं था, बल्कि कुछ और लोग थे। और साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि अगर खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की तो फिर किसी को इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तो फिर धमकी आमेज़ रवैया। और साथ में डॉक्टर अलवी साहब जो प्रेसिडेंट है सर PTI के, वो भी बहरहाल एक सीनियर रहनुमा हैं, वो बहरहाल कह रहे हैं कि खान साहब का जो बयान उनकी वजाहत में उनकी जानिब से आनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा उन्होंने कि आर्मी चीफ से लेकर पूरी फ़ौजी क़यादत की हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। गोया कि उनको भी लगता है कि जो खान साहब का बयान है वो बड़ा गैर मुनासिब है। और साथ में मैं ये कहूँगा जो निहाल हाशमी साहब ने भी नुक्ता उठाया कि सर परफॉर्मेंस इंतखाबी जलसों की तकरीर का एक तरह से गुफ्तगू का हिस्सा होना चाहिए, बजाय ये कि आप इदारों को कभी अदलिया कभी फ़ौज इनके ऊपर गुफ्तगू होती है। देखिए, पहली बात तो ये कि कहीं भी खान साहब ने किसी की हुब्बुल वतनी पे डाउट नहीं किया, कहीं भी। हम कह रहे हैं, देखें, अंडरस्टैंड करें कि अगर मुझे कोई क्रिमिनल लगा दे, अपॉइंट कर दे, या ऐसा बंदा जिसने कोई जुर्म किया हुआ है या अंडर ट्रायल है और वो मुझे लगा दे, तो मेरे इस बात के बरल कहीं रिमोट इम्कानात भी हों, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि कहीं मैं भी उसे रेसिप्रोकेट कर दूं बाइख्तियार हो के। और यहाँ पे मुशर्रफ ने किया था, ये पहली बार नहीं, ये अगर खुदा न खास्ता कभी दूसरी बार हमारी तारीख में होता है तो बड़ा बदतरीन दिन होगा, लेकिन पहले एक बार ये हो चुका है, एक बात। और दूसरी बार भी हुआ कि जब ये 1100 बिलियन रुपए के अभी राइट नाउ नैब के केसेस बंद किए गए, उनको जिस तरह सहूलत
मददकारी की गई, जिस तरह फैसिलिटेट किया गया और जिस तरह आप कह लें कि बड़े मशरक़ और मगरब को आग और पानी को इकट्ठा करके दिया गया, वो भी अभी ताज़ा 2 महीने पुरानी वारदात है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। लिहाजा ये बात ऐसे ना कहें कि ये रिमोट है, कोई ऐसा लेकिन चीमा साहब, नैब का इदारा सिविलियन इदारा, FIA का इदारा सिविलियन इदारा, एंटी करप्शन का इदारा सिविलियन इदारा, किसी और इदारे का सरबराह इनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है सर? वो कैसे किसी को मैनेज कर सकता है? मैं बताता हूँ जी, मैं अभी बताता हूँ। मैं सिर्फ निहाल हाशमी की बात को एंडोर्स कर रहा हूँ कि किस तरह GIT बनी, किस तरह व्हाट्सएप पे हुआ, किस तरह क्या हुआ, किस तरह आप कह लें यहाँ FIA ने किस तरह किया, यहाँ भुट्टो साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत कैसे दी, फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशल मर्डर था, हमसे गलती हुई, हम पे प्रेशर था, नौकरी का प्रेशर था। फिर बाकी जो कुछ रिसेंट नवाज शरीफ का आप कह लें कि असम्बली बहाल हो गई, जुनेजो की बहाल नहीं हुई, बेनज़ीर की असम्बली बहाल नहीं होती थी, नवाज शरीफ साहब की बहाल हो जाती थी। फिर जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उसके बाद उनकी कभी बहाल नहीं हुई। सो मैं समझता हूँ कि ये सारी माजी करीब का ये चीज़ें हैं। ऐसा यहाँ इशू पता क्या है? मेरा इशू एक अदारा नहीं है। मेरा इशू ये है कि मेरे मुल्क का कोई अदारा मजबूत नहीं हो रहा। वजह यह है कि मेरे मुल्क के अदारे अंडर इन्फ्लुएंस हैं। आज क्या आप कह सकते हैं, दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मीडिया आज़ाद है? क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं? क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या आप दिल पे हाथ रख कर कह सकते हैं कि नेपरा ने किया ये सारा कुछ, जो खान साहब की स्पीच बार बार बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? या आप कह रहे हैं आज भी हाई कोर्ट या आज की FIA या आज का इलेक्शन कमीशन जो है अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है? भाई यही तो मेरी बदकिस्मती है, यही तो मेरा रोना है। मैं कहता हूँ इस मुल्क के अदारों को बैलेंस होना चाहिए, इस मुल्क के अदारों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस मुल्क के अदारे आप कह लें कि किसी एक फर्द के नीचे ना हो, कोई एक फर्द से इतने ना डरते हो। मैं कभी मुहाफिजों से नहीं डरा, लेकिन मुझे अगर प्रैक्टिकली देखें तो मेरा पाकिस्तान तो मुहाफिजों से डरता है। मुझे मेरे मुहाफिज से डर नहीं आना चाहिए। ये मुझे मेरे मुहाफिज से डर नहीं आना चाहिए। मेरा मुहाफिज तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। खान साहब कह रहे हैं उसकी तारीख तो उसके बरक्स है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको लेके उसके साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, खुद आपके जो खान साहब उन्होंने एक्सटेंशन दी, तो क्या कहेंगे? जो वो कह रहे हैं ऐसा है तो नहीं कि कोई किसी आर्मी चीफ को लेके आए तो उसके अगेंस्ट कुछ बेनिफिट ले? माजी तो उसके बरक्स है बिल्कुल। मैं कहता हूं, मैंने एक लफ्ज बोला कि जी मेरिट पे तकर्री हो, इसमें सेंसिटिविटी कौन सी है? इसमें तो कह रहे हैं कि हमारे होती मेरिट पे तकर्री है, वो कहते हैं होती मेरिट पे है। कभी भी नहीं हुई। कौन सा तरीकाकार है? देखें, मेरिट यह है कि सबसे सीनियर को लगा दो। मेरिट यह है कि कोय आपने इंटरव्यू का तरीकाकार बनाया हो, उसके मार्किंग हो, जो ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। अभी तक तो प्रोसीजर ही नहीं है, पसंद और नापसंद पे होती है। आप कह लें अपनी तयशुदा बातों पे होती है, आपकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेस पे होती है। कभी भी मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई भी सिस्टम बना दें, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री होती है उसी तरह ये तकर्री कर दें, इशू कोई नहीं है। या आप कह लें कोई इंटरव्यू का सिस्टम बना दें। हम समझते हैं कि खान साहब को पिछले 4.25 सालों में वक्त नहीं मिला क्योंकि अहम मसला था, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था, तो इसलिए तरीक़ेकार का तायुन नहीं कर सके। अगर मैं कहता हूं, मैं कहता हूं अगर मैं आज ठीक होना चाहता हूं, अगर मुझे आज कोई विजडम आई है, मैं विजडम आपसे शेयर करता हूं, तो मुझे आप कंडेम तो ना करें कि जी 4 साल पहले मैं बचपन में हो सकता है इतना अच्छा ना हूं, या मैं बचपन में ज्यादा अच्छा हूं। मतलब अगर आज मैं ठीक हो जाता हूं, आज मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं, मुझे इजाजत होनी चाहिए। आज मैं आज तक हज नहीं किया, मैं दोबारा आज कर आता हूं, या मैंने मुझे 4 साल हो गए किए हुए, 5वें साल में कर आता हूं, तो मुझे अप्रिशिएट करें। इतना नाराज तो ना हो, चाय की प्याली में तूफान तो ना लाएं। मैं बार बार कहता हूं कि खान साहब ने कुछ नहीं कहा, खान साहब ने किसी को गैर बेवतन नहीं कहा, खान साहब ने किसी को कुछ नहीं कहा। मेरिट पे तकर्री होनी चाहिए, मेरिट पे तकर्री होनी चाहिए। मेरिट पे तकर्री का इतना गुस्सा ना कोई करे, मेरिट पे तकर्री का इतना नाराजगी ना करें, और मेरिट पे तकर्री का नाम लेके आप हमें डराएं, आप हमें जनाब मुंह बंद कर दें, हमारी जुबान बंदी कर दें, घर से ना निकलने दें। सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा साहब। ये गुफ्तगू को थोड़ा उधर भी लेके चलते हैं। उम्मीद रखते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अगर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत को तरीक़ाकार वज़ा करती है, तो हम उम्मीद रखें कि तहरीक इंसाफ उसमें अपना हिस्सा डालेगी, उसके साथ खड़ी होगी। मैं निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ आता हूँ। अपार्ट कि हम थोड़ा सा इसको अलग रख लें खान साहब के स्टेटमेंट को, आपको लगता है कि उन्हें सीरियस नोट बहरहाल इदारों के किरदार और इस तरह के जो इशूज़ हैं बड़े सीरियस मैटर्स हैं, और इनको लेके तो एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इन मामलात को वंस फॉर ऑल हल कर दिया जाए? क्या कहेंगे आप? इफ्तिखार भाई, आपको याद होगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2007 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मोहतरमा भी थी उसमें और भी दीगर पार्टियां थी, उसमें ये सारी चीज़ें तय हो गई थी। एक चीज़ नहीं हो सकी, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, फैक्ट्स फाइंडिंग, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। ये पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है कि 75 सालों में हमने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया और हमने इतने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जितने नोट नहीं छपे होंगे।
हमने अपने लोगों के साथ भी बहुत अच्छा नहीं किया, हमने अपने रियासत के साथ भी अच्छा नहीं किया, अपने इदारों के साथ भी अच्छा नहीं किया। तो अगर एक ट्रूथ फैक्ट फाइंडिंग एंड ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो जाए तो इसमें कोई मुदाखा नहीं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सच बोलना चाहिए और सच सुनना चाहिए। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो सच अपने लिए बोलते हैं, सच अपने लिए सुनते हैं। बात सारी यह है कि हमें अपने ज़ात से ऊपर जाना चाहिए और जाके पाकिस्तान के लिए बात करना चाहिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बात करना चाहिए। आज से 25 साल बाद जब हम 7 साल जश्न मना रहे होंगे आज़ादी की, अपने जन्म बर्थडे, तो हम क्या कहेंगे, हम किस तरह का पाकिस्तान दे के गए थे, कैसा पाकिस्तान बना रहे हैं। आज भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये बात करते हैं कि सब चीज़ को एक तरफ रख करके और पाकिस्तान के खातिर उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अपनी अहलिया को उन्होंने वो अहलिया खो दिया, उन्होंने अपना घर बार खोया, अपनी सेहत खोई, उनकी पार्टी चली गई, उनकी वदारत चली गई, उनको नाहल किया गया सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। मगर ये नहीं कि अगर मुझे कहीं पे कोई चीज़ से निकाल दिया गया तो मैं फिर पाकिस्तान को अटैक करूं। पाकिस्तान को अटैक नहीं करना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, हमें किरदारों को निशानदेही करना है। जो किरदार 75 सालों में पाकिस्तान को सही ट्रैक पे नहीं ले जा सके उनकी बात करनी है। हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना है, लेकिन आज़मी साहब माजरत के साथ कहीं ना कहीं मियां नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान साहब के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। माजी के कुछ बयानात उनके भी ऐसे हैं कि जो बहरहाल हम कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं थे। देखिए, मुनासिब, हमने कभी कोई बात ऐसी नहीं की जो किसी सिस्टम के खिलाफ हो। अगर हम चौधरी मुनीर के खिलाफ बात करें, आसिफ सईद खोसा के खिलाफ बात कर रहे हैं, साकिब निसार के खिलाफ बात करें या उनके जजमेंट के खिलाफ बात करें, तो क्या उन्होंने ठीक किया था चौधरी मुनीर ने? क्या जस्टिस इरशाद हसन खान ने ठीक किया था? क्या साकिब निसार ने ठीक किया? या क्या जो JIT बना वो ठीक बना था? जो निगरान जज बना था क्या वो ठीक बनेगा? दुनिया में कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। जो साकिब निसार करता रहा, भाई उनका काम था इंसाफ देना, डैम बनाना तो नहीं था उनका। वो कहते थे आई एम लॉ, जो मैं कहूंगा वही कानून होगा। कोई अपने आप को बाबा रहमते कहते, ये चीज तो नहीं होना चाहिए ना। उनको अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। और अगर किसी और इदारे के बारे में हमने कहा है तो अगर हमने अयूब के बारे में कहा तो क्या गलत किया, यहिया के बारे में कहा तो गलत किया, मुशर्रफ के बारे में कहा तो गलत। हर कोई जिसने अपने इदारों के को बदनाम भी किया और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया, आज हो या माजी में हो या आने वाले दिनों में हो, उसको सबको बोलना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए आपका जो एक डोमेन है, आपकी जो एक जिम्मेदारी है, आपके जो एक फराइज है, उसकी एक लिमिट है। आप उसको क्रॉस ना करें। आप आइन कानून के ताबे हैं, कोई भी आइन कानून से बाहर नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को फांसी दी जा सकती है, नवाज शरीफ को नाहल किया जा सकता है, जेल भेजा सकता है, तो हर किसी को क्यों सिर्फ नवाज शरीफ, क्यों ना दीगर लोग, क्यों सिर्फ मरियम नवाज, क्यों सिर्फ PMLN? बात सारी कानून सबके लिए होना चाहिए। मेरे ख्याल में खान साहब यही बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा है निहाल हाशमी साहब वापस आएंगे। तो जो आपने बात की कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, और अगर कोई कानून बनने भी हैं तो वो पार्लियामान के थ्रू बनने हैं, चीमा साहब उस पर क्या कहते हैं, उनकी पार्टी का उस पर क्या मौका, फिर छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। चीमा साहब, एक तो जो निहाल हाशमी साहब ने कहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, और साथ में अगर कोई कवानीन बनने भी हैं सर, अगर कोई तरीक़ाकार वजह भी होना है तो थ्रू पार्लियामान होना है, तो PTI इन दोनों नुकात के ऊपर कहीं लग रहा है कि कोई माइंड मेकअप आपने किया हुआ है कि हाँ ये रास्ता अगर अपनाया जाए तो ठीक है? ये डेफिनेटली होगा, ये डेफिनेटली होगा। आप कह लें, मैं समझता हूँ कि अगर हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, आप कह लें कि सारे माजी का सारा कुछ ना भी कर सकें, वो थोड़ा बार बार सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, तो फ्यूचर के लिए तो करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट मैं समझता हूँ कि देखें अब इंतखाबात में कोई टाइम नहीं रह गया। इंतखाबात कितना भी लेट कर लेंगे, इसी साल में करेंगे या अगले साल के पहले महीने में कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि अगली पार्लियामेंट में यह बात पहला होनी चाहिए। और जमहूरियत में है ही मुज़ाकरात का रास्ता है, बैठ के एक यू कैन से एक कलेक्टिव विजडम जिसे कहते हैं, कलेक्टिव विजडम में अपोजिशन भी है। PTI की क्या तो इसके लिए तैयार है आपके ख्याल में? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि यहाँ पे देखें, अदारे डेवलप ही तब होंगे जब यहाँ पे आप कह लें कि सारे अदारों में एक बैलेंस हो। अदारों में बैलेंस ना हो तो अभी तक देखें यहाँ पे हम मीडिया भी आज़ाद है, अदालत भी आज़ाद है, इलेक्शन कमीशन भी आज़ाद है, FIA भी आज़ाद है, बाकी भी आज़ाद है और कोई भी आज़ाद नहीं है। पार्लियामेंट भी आज़ाद है और वो भी आज़ाद नहीं है। सियासतदान भी आज़ाद हैं, वो भी आज़ाद नहीं है।
किसी भी देखें एक छोटी सी बात को कि किसी भी मुल्क का असासा होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो कौमों को इकट्ठा रखते हैं, वो एक उनको बलोच भी पसंद करता है, उनको पठान भी करता है, उनको आप कह लें महाजर भी करता है, सिंधी भी करता है, पंजाबी भी करता है। लेकिन आप अगर लीडर छोटे करना शुरू कर दें, लीडरों का कद छोटा करना शुरू कर दें, बड़ा लीडर देख के आपका एहसास कमतरी बढ़ जाए, बड़ा लीडर देख के आपका एहसास कमतरी छा जाए आप पे, ठीक है, आप गुस्से में आ जाए, आप नाराज़ हो जाएं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो इलाकाई पार्टियाँ जिस तरह बनाई गई हैं इस मुल्क में, अच्छा जिस तरह इस मुल्क में एक मिनट सर एक मिनट बात अच्छा मैं कहता हूँ जिस तरह यहाँ इलाकाई पार्टियाँ डेवलप की गई, जिस तरह नेशनल पार्टियों को छोटा किया गया, ख़राब किया गया, जिस तरह बहुत दफ़ा मैंडेट को नहीं माना गया, मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं की गई, ये बात हो गई। इसको हम नहीं चाहते कि रिकनसिल, मैं इतने जोकर ही नहीं, मेरे में इतनी पावर ही नहीं है कि मैं ट्रूथ रिकनसिलेशन कर रहा हूँ, मैं मेरे में इतनी सच्ची बात है, पावर ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है कि मैं किसी को सजा दे सकूँ, लेकिन मैं आइंदा तो ठीक कर लूँ, मैं आइंदा ठीक कर, बिल्कुल आइंदा को ठीक करना चाहिए। लेकिन चीमा साहब जो आप कह रहे हैं ना, आज यही बात इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कही है कि जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी जिम्मेदारी। खान साहब से इस बयान की तवक्को नहीं थी, उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 19 के जुमरे में आता है, उसके नताइज भी हो सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि चाय की प्याली में शायद तूफान बर्पा किया जा रहा है, बट अदालत की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कुछ कहा गया वो बड़ा गलत था, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर आजकल बड़े मौसम चल रहे हैं, गद्दारी का मौसम चल रहा है, फसाद का मौसम चल रहा है, वीडियोस का मौसम चल रहा है। यहाँ तो दो दिन का जमील फारूकी का 2 दिन का या क्या कहते हैं रिमांड एक्सटेंड करने के लिए वीडियो दिखा दी जाती है। छोड़े इस बात को, जब ज़्यादा गुस्से में देखते हैं तो दूसरी तरफ प्रेशर डाल देते हैं। इस मुल्क की खान साहब तारीफ करके थकते नहीं उनकी। भाई बेचारे हैं ना, इंसान ही है ना, बेचारे इंसान ही है ना, घर भी जाना होता है शाम को, छोड़ें इस बात को। और फिर आप कह लें इसी मुआशरे में रहें, इसी मुआशरे में पल के बड़े हुए हैं, मजबूरियां लोगों की, हमारी भी मजबूरियां होंगी, किसी और की भी होंगी। मैं कहता हूं कि ये जो विक्टिम है उसने नहीं ठीक होना, जो उसको प्रीडेटर है उसने मेहरबानी करनी है, उसने रहम करना है कि ना खाए उनको। इस मुल्क के अदारों पे रहम किया जाए, इस मुल्क के अदारे जो हैं उनको ग्रो होने दिया जाए। ये ना कहें कि जी सियासतदान बड़े गलत हैं। यहाँ पे सियासतदानों की छलनी लगी हुई है, जो ज़्यादा करप्ट से बचा लिए गए, जो थोड़े बेहतर थे फारग कर दिए गए। अगर आप मुसलसल एक अमल जारी रखेंगे कि करप्ट सियासतदान को बचा लेंगे, करप्ट ईमानदार को फारग कर देंगे, बार बार फारग करेंगे, जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा उसे फारग करेंगे, जो थोड़ा सा कद काट निकालेगा आप उसका कद छोटा करेंगे, तो आप कहेंगे ये खुद नहीं होते। फिर साथ साथ आप वर्कशॉप में करेंगे सियासत को डेवलप कैसे करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रो कैसे करना है। भाई ऐसा नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, वो जो एक्शन है और जो कह रहे हैं ये बिल्कुल अपोजिट है। मैं समझता हूँ निहाल हाशमी को, मुझे और बाकी पार्टियों को आज ये मत समझें कि ये हमें किसी तरह निचोड़ लेंगे, हमें को ट्विस्ट कर लेंगे, हमें फारग कर देंगे। ये नहीं हो सकता। आज आपको क्या लगता है कि चीमा साहब जो फरमा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर मैं कह रहा हूं आज बैठ के नहीं एक मिनट, मैं एक आखिरी बात करना चाह रहा हूं, एक फिक्रे की मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये इस तरह नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये है कि आज बैठ के असूली बातें तय कर लें, असूली बातें तय कर लें। आज कोई पॉपुलर है, कल को दूसरा आ जाएगा, मैंडेट बारी बारी आ जाएगा। हम जमहूरियत को मजबूत करें, हम अदारों को मजबूत करें, हम इस मुल्क को मजबूत करें। और क्या कहेंगे निहाल हाशमी साहब कि क्या वाकई मिल बैठने का वक्त आ गया है, या फिर खालिद मकबूल सदीकी साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, खान साहब ने जो कहा इस पर जवाब तलबी होनी चाहिए, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वज़ीर दिफा भी यही कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हर जंग के बाद 2 आलमी जंगें हुई, जंग के बाद पीस टॉक्स होता है, वॉर एंड पीस। जितनी जल्दी समझ में आ जाए खान साहब को उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके साथ भी लोगों को समझ में आ जाए। घर से इब्तिदा करें। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है, पढ़े लिखे आदमी चीमा साहब, चैरिटी बिगान्स एट होम। अगर वो कहते हैं कि गलत लोगों को हटाया जाए, 2 चीज़ उनके साथ ऐड करूं कि इनके पार्टी में ज़्यादातर लोटे और लुटेरे आए। आज भी परवेज़ इलाही साहब को इन्होंने सीएम बनाने के लिए सरदड़ किया। आई एम श्योर कि जमशेद चीमा साहब इस बात से एग्री करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब को ला करके इमरान खान साहब ने अपने स्टेटमेंट की नफ़ी की है। इसी तरह से पूरे केपी में जितने भी उनके वुज़रा रहे या मरकज़ में है, आज भी इनके पार्टी के जो अहम लोग हैं वो सारे फवाद चौधरी साहब से शुरू कर दें, शाह महमूद कुरैशी साहब पे ख़त्म कर दें, ये सारे के सारे कहीं इधर लोटे थे, कहीं उधर लोटे थे। आप जब तक एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं आपको बताऊं, खान साहब के लिए फवाद चौधरी काफ़ी हैं, मुराद सईद काफ़ी है, शहबाज गिल काफ़ी है, जो खान साहब को उल्टे सीधे पट्टी बढ़ा रहा है। आप इंतज़ार करें, नवाज शरीफ से सब्र सीखे। देखें 99 में उनको माजूल किया गया था, तो वो 2013 में फिर 14 साल उन्होंने इंतज़ार किया। सबर, अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह मा साबरीन, और जब आप सबर करते हैं तो सामने आता है। अभी भी जब उनको 2018 में निकाला गया तो आपने देखा उन्होंने
एहतजाज करना उनका हक है कि मुझे क्यों निकाला। सही। और आज पूरी दुनिया कह रही है कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। आज इमरान खान भी कह रहा है कि क्यों निकाला। आज जजमेंट भी कह रही कि क्यों निकाला। आज जेआईटी भी कह रही क्यों निकाला। आज अरशद मलिक की वीडियो भी कह रही क्यों निकाला। आज शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे क्यों निकाला। और सारे क्यों निकाले की बात सामने आ गई। आज ये बात पूरी पाकिस्तान कह रहा है कि क्यों निकाला गया। और सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला गया, इस मुल्क की मईशत को निकाला गया, यहाँ की डेवलपमेंट को निकाला गया, यहाँ की जमहूरी रिवायत को निकाला गया, यहाँ की स्टेबिलिटी को निकाला गया। साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। यकीनी तौर पे एहतजाज हरकत लेकिन होशमंदी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक नए मेहमान के साथ जिक्र करेंगे जो कालदम तहरीक तालिबान के साथ सीज़ फायर अगरचे बरकरार है, लेकिन जो अमन मुज़ाकरात आगे बढ़े थे उसमें कभी तक कोई खासी पेशरफ्त नहीं हो रही। पाकिस्तान के लिए कोई नए ख़तरात आगे जन्म तो नहीं ले रहे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो जारी हैं मुज़ाकरात, और उस दौरान एक सीज़ फायर भी हुआ है, लेकिन अब ख़तरात जन्म ले रहे हैं कि शायद वो सीज़ फायर ख़त्म होने जा रहा है, या जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर कोई ज़्यादा अहम पेशरफ्त नहीं हो रही अभी तक। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान है आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडवाइस मिनिस्टर के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बैरिस्टर साहब, आप तो उस जिरगे का या डेलीगेशन का हिस्सा भी थे कि जो काबुल भी गया और गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश भी हुई। कुछ बताइए नाज़रीन के इसके लिए कि हर्डल्स कहाँ पे हैं, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, और किसी हम एक मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे सारी सूरत हाल। जी शुक्रिया। देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो मुज़ाकरात के हवाले से तो 2 मरतबा मीटिंग्स हो चुकी हैं, काबुल में हुई हैं, और उसमें बातचीत होती रही है। उसमें कुछ मुतालबात उनकी तरफ से थे, कुछ इश्यूज हमारी तरफ से थे। तो वो जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो रुका तो नहीं है, वो चल रहा है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है और जिस तसलसल के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए वो इसलिए नहीं हो सकी कि आपको पता है सैलाब आने की वजह से हुकूमतों की, तकरीबन मरकजी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमतों की भी तवज्जो सारी सैलाब की तरफ मबजूल हो गई थी, जिसकी वजह से बाकी जो मामलात हैं वो थोड़े से पसे पुष्ट चले गए हैं। लेकिन जहां तक इन मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मामला चल रहा है, और चूंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा, मैं इसको इसलिए कहूँगा कि तकरीबन 20-21 साल तक जंग रही है, और इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फरीक की हैसियत से उसमें इन्वॉल्व रहा है उस तनाज़े में। तो कई ऐसे पेचीदा मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन उनमें किसी पेशरफ्त का होना और फिर किसी सलूशन और हल पर पहुंचना जो है, मैं समझता हूँ उसमें हमें थोड़ा सा अगर हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हम सोचें तो हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंतजार करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि इतनी जल्दी सारे मामलात अगर इतने आसान होते तो अब तक फिर ये लड़ाई ना होती ना। सही। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सहूलतकार हैं गोया के अफगानिस्तान में तालिबान, क्या वहाँ से जो एक सपोर्ट है और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ से भी एक दबाव की कैफियत बनेगी कालदम तहरीक तालिबान पे, वो सपोर्ट अभी तक पाकिस्तान को हासिल है? हम क्या कहें इस हवाले से? देखें, अब तक जो कुछ भी हुआ है तो इसमें अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्हीं की काविशों से जो है ये मुज़ाकरात हुए हैं, 2-3 मुलाकातें भी हुई हैं, हमारी हुई हैं, उसके अलावा उलमाए कराम के वफूद गए थे, उनकी मुलाकातें हुई हैं, और दीगर भी कबायली छोटे छोटे जिरगे गए थे। मुलाकातें सारी ही जो है इनमें फैसिलिटेशन का और सहूलत का किरदार अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने अदा किया है, और मैं ये समझता हूँ कि उनका किरदार अभी जारी है। वो इसमें जो दीगर अब नशिस्तें होंगी और जो इसमें मजीद पेशरफ्त होगी वो भी उन्हीं की सपोर्ट से होगी। जहाँ तक अब प्रेशर का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर किसी किस्म का प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी भी ये ख्वाहिश है कि जंग ख़त्म हो और किसी एक बाइज़्ज़त तरीके से इस तमाम मामले का तस्फिया हो और दोनों फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल तस्फिया हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है, मैं ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि मनफी सोच नहीं रख रहा। मेरा ख्याल ये है कि इंशाअल्लाह मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। यकीनन कुछ ना कुछ रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, गलतफहमियां भी पैदा होंगी, लेकिन वो सब कुछ दूर होता चला जाएगा और इंशाअल्लाह हम किसी न किसी
मस्बत तस्वीर पर इंशाल्लाह। और हालिया दिनों में जो सवाद के अंदर कुछ हमें कुछ तरह के ग्रुप्स देखने को मिले या मटा में, तो क्या हम कहें कि वही ग्रुप्स हैं कि जिनके साथ हमारी अफगानिस्तान में गुफ्तगू चल रही थी, या ये कोई और अनासिर थे कि जो नमूदार हुए और उसके बाद फिर गायब भी हो गए? नहीं देखें जी, ये मैंने जैसे कहा ना कि बाज़ चीज़ें जो 20 साल जंग रही है उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से भी बाज़ पेचीदगियाँ ज़रूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोकल इनके लोग हैं, कुछ जो हैं ग्रोह हैं जो टीटीपी के इस फैसले से इख्तिलाफ रखते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। तो वो उनकी यकीनन कोशिश ये है कि मुज़ाकरात का जो अमल है और जो माहौल है वो ख़राब हो और मुज़ाकरात फेल हों। तो ये बात जो वाक़यात हुए हैं या हमले हुए हैं, छोटे मोटे वाक़यात, ये टारगेट किलिंग वगैरह और इस तरह की जो दीगर कुछ ऐसे केसेस हैं, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो इनकी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उन्होंने तो इनकी तरदीद भी की है अपने बयानात में। और ये कुछ ऐसे ग्रोह हैं जो उनके मुखालिफ हैं, तो वो कत्ल करने के लिए, मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इसको एक अमूमी तनाज़र में देखें तो इन वाक़यात को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि ये भी मुज़ाकराती अमल का एक हिस्सा है। इस तरह के वाक़यात या गलतफहमियाँ या लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इनसे सरफ़ नज़र करते हुए ओवरऑल जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है और अमन का क़याम, उसकी तरफ अगर हम फोकस करें तो शायद ये चीज़ें हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगी। सही सही। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते, इजाज़त, हाफ़िज़।